हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आपका आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है उसके प्रति एकदम सीरियस होंगे और मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल जो हमने हमारा जो चैप्टर था बहुपद उसे बहुत ही आसानी से पढ़ लिया था और आशा करती हूँ कि जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किया है आप वह देख रहे होंगे और मतलब उससे हमने पूरी तरह कम्प्लीटली एकदम अच्छे से देख दिया था। आज जो हमारा चैप्टर का नाम है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ये जो हमारा मैथ का चैप्टर है कक्षा 10 का, उसमें का ये तीसरा पार्ट है। तो हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब हमारा जो नया पार्ट है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और इसे हम आज मतलब देखने का प्रयास करेंगे। मतलब जो ये भी चैप्टर है, ये भी जो दोनों चैप्टर थे उसकी तरह यह भी सिंपल चैप्टर है, लेकिन बस इसमें जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े हार्ड आते हैं। तो मैं आपको इस जो मतलब ये पार्ट बना रही हूँ इसमें आपको पूरे जो चैप्टर है उसका दृश्य दिखा दूँगी और जब दृश्य आप देख लेंगे कि मतलब पूरे चैप्टर में क्या है तो जो उसमें आने वाले क्वेश्चन होंगे आप उन्हें बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मतलब पढ़ाने का जो आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा और मतलब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए यह जो हमारा वीडियो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मुझसे पढ़ते रहिए। मैं आपको कर रही हूँ ना कि मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की जो पूरी तैयारी है मैं आप लोगों को पूरी तैयारी करके करवा कर दिखाऊंगी और मतलब इतना वादा करती हूँ कि आपके जो नंबर है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे आएंगे। बहुत ही अच्छे नहीं, आप टॉप भी करेंगे। जैसे कि मतलब मैं खुद हूँ, तो अभी तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन रिज़ल्ट आएगा तो देखेंगे कि मतलब हमारा कितना आया है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। ठीक, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है मतलब जो पढ़ाने का है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें से बहुत मतलब पहले समझ लेते हैं कि जो हमारी हेडिंग है, हमारी हेडिंग करने को क्या कर रही है। जो हमारी मतलब पहले ये जो हेडिंग दी हुई है, ये हमारी जो हेडिंग है, ये हमारी हेडिंग क्या कर रही है। देखिए यहाँ पर इसमें बस केवल दो शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए पहला मतलब इसमें बस तीन शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला है इसमें चर, मतलब इसमें इसका एक शब्द एक मिला चर, दूसरा शब्द हुआ रैखिक और तीसरा हुआ समीकरण। तो इसका जो पहला शब्द चर है तो हम पहले इस जो पहला शब्द है चर इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जब हम कक्षा 6, 7, 8 में थे तो हमारे समक्ष दो शब्द आते थे। पहला था चर और दूसरा था तो हमने देखा था कक्षा 7, 8 में ही कि जो हमारे पास दो शब्द हुआ करते थे, पहले हुआ करता है चर और दूसरा था अचर। इसमें जो चर शब्द होते जो इसमें जो इसमें चर होता है, ये जो चर होता है इसका मान जो रहता है हमेशा बदलता रहता है और जो अचर होता है यह मतलब चर का विपरीत होता है। देखिए आप मतलब जो शब्द होते हैं उसमें जो मतलब जो शब्द है जो उसके विपरीत शब्द हैं उसे आप जानने का बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है चर और यहाँ पर दिया है अचर। जब हमें चर का मतलब पता रहेगा तो हम तुरंत विपरीत करके उसका भी शब्द निकाल लेंगे। हम चर का अर्थ जानते हैं कि जो चर का अर्थ होता है इसका मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन इसके विपरीत जो अचर रहता है, अचर का मान कभी भी बदलता नहीं रहता है। इसका जो मान होता है यह सदैव फिक्स होता है, जितना होता है उतना ही होता है। मान लीजिए कि हमने मतलब समीकरण हम जब कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम नहीं मान लेते हैं कि इसका मान यक्स है। तो जो यक्स होता है ये चर पद होता है, क्योंकि इसका मान कुछ भी आ सकता है, यह फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो अचर पद होता है, मान लीजिए कि 5 है, अब ये जो 5 है 5 का मान कभी भी नहीं बदलेगा। जो 5 है वो हमेशा 5 ही रहेगा। तो इस चैप्टर में चर का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो चर है चर का प्रयोग है और दो चर वाले। तो मान लीजिए कि इसमें दो चर हमें लिखना है तो पहला हम इसमें चर ले लेते हैं यक्स और जो हमारा दूसरा चर होता है उसे हम वाई ले लेते हैं। तो इसमें जो हमारे जो चर होते हैं इसमें हम पहले चर को यक्स मानते हैं, दूसरे चर को वाई मानते हैं। फिर बात आती है रैखिक।
तो रैखिक आप जानते हो कि रैखिक किसे कहते हैं? यदि नहीं जानते हो तो मैं बता दें। देखिए, रैखिक जो होता है, रैखिक रैखिक मतलब एक रेखा एकदम सरल, उस पर कोई दूसरा दूसरा ना हो, एकदम सिंगल हो। जैसे कि यदि मान लीजिए कि हम 2x प्लस वाई लेते हैं, तो इन दोनों की हम घात देखते हैं तो केवल एक है, एक के सिवा हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है। जब एक केवल एक है तो एक के लिए हम रैखिक का प्रयोग करते हैं। यदि यहीं पर हमारा ये इसके पावर 2 हो जाता है तो यह रैखिक नहीं होता है, क्योंकि इसके पावर 2 है न कि 1। यदि 1 है तो रैखिक है। यदि किसी भी समीकरण या फिर बहुपद का जो घात है, अगर घात 1 नहीं है तो वह रैखिक नहीं है। तो आप समझ जाइएगा कि जो रैखिक होता है, रैखिक का जो घात होती है केवल 1 होती है, 1 के सिवा कुछ नहीं होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया, देखा कि जो रैखिक होता है, रैखिक घात केवल 1 होती है। फिर हमने देखिए, हमने चर की बात कर लिया और रैखिक का बात कर लिया। अब बात आती है समीकरण। तो समीकरण किसे कहते हैं? तो आप जानेंगे कि जो बहुपद होता है, बहुपद बस 0 लगा देने से बस समीकरण बन जाता है। यदि 0 नहीं है तो समीकरण नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 3x² प्लस 5x प्लस 3, अगर बस इतना है 3x² प्लस 5x प्लस 3, तो यह एक बहुपद है। अगर इसके आगे हम 0 लगा दें तो यह समीकरण बन गया। आप इसे बहुपद नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें 0 लगा है। जब तक 0 नहीं लगा रहता है तब तक यह बहुपद कहलाता है, लेकिन जब 0 लग जाता है तो इसे हम समीकरण कहते हैं। तो बस, तो आप मैं समझ गई हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जो समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है। तो बस समीकरण और बहुपद में बस इतना ही अंतर होता है। जो बहुपद होता है, बहुपद में उस बहुपद के इक्वल में 0 नहीं होता है, लेकिन जो समीकरण होता है, समीकरण के इक्वल में 0 होता है। अब हमने जो हमारा चैप्टर का नाम था, इसे बहुत ही आसानी से पढ़ लिया, इसमें क्या कर रहा था। अब जब हम इसके अंदर की बात करते हैं तो जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनके भी मानक रूप होते हैं। इसमें हम जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इसका भी एक मानक रूप होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा था, फिर बहुपद में पढ़ा था कि जो उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो उसी तरह जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इसमें भी जो इसका मानक रूप होता है, यह केवल x प्लस by प्लस c इक्वल 0 होता है। तो इसमें भी जो यह समीकरण रैखिक क्या कहते हैं, ये जो समीकरण होता है, रैखिक समीकरण होता है, इसका भी मानक रूप होता है। इसमें केवल ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ ये दोनों x और y, जहाँ ये दोनों एक चर पद होते हैं, और वहीं जो c होता है यह अचर पद होता है। यह चर पद इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर x y है, लेकिन जो c होता है, c एक अचर पद होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दी होती है हमें संख्या दी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो e और b और c, ये यह अचर पद होने के साथ साथ जो a, b, c, ये जो तीनों हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर अचर पद तो है ही, साथ ही यहाँ पर एक वास्तविक संख्याएं भी हैं, जिसमें a, b, c, ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें जो x और y है, ये दोनों चर पद हैं, वहीं जो c है यह एक अचर पद है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो इस चर का जो रैखिक समीकरण होता है, उसका मानक रूप सही से आ गया होगा। अब इसमें 2 चर दिया है तो 2 चर हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके अंतर्गत हम कुछ सूत्र को देखते हैं, क्योंकि हमारा मैथ का चैप्टर है, तो मैथ में बिना सूत्र का कोई भी चैप्टर दिया ही नहीं होता है। तो इसमें भी कुछ रूप होते हैं जिसे साधारण भाषा में सूत्र कर सकते हैं, अन्यथा हम फार्मूला ही कहते हैं। आप जो कहते होंगे सो कहते होंगे, हम तो फार्मूला ही कहते हैं। तो देखिए, इसमें भी यदि आप पहले समझ जाएंगे तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर मैं जो समझाऊंगी, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और पहले देखने का प्रयास करें, ठीक। इसमें कुछ रेखाएं होती हैं, जिसमें यदि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2,
यह जो आप देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये जो रेखाएं होती हैं समपाती होती हैं। मतलब जो A1/A2 इक्वल B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, जो यह मतलब शर्त आता है, यह समपाती रेखा के लिए आता है। और इसका जो हल होता है यह अनेक हल होता है, यह मतलब शांत कभी भी नहीं होता, एकदम आप जितना करेंगे उतना ही इसका आता रहेगा। इसके जो हल होते हैं एक अनेक हल होते हैं। तो हमारा पहला ये था। अब दूसरा देखिए, यहीं पर यदि A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, तब जो ये रेखाएं होंगी यह प्रतिच्छेदी होंगी, केवल कि मतलब पहले ही काटते रहेंगे। तो पहले ही काटेंगे जब मतलब मान लीजिए कि एक रेखा आ रही, ठीक, उस पर से एक और रेखा चल गया है, तो इसका जो मतलब जो ये एक ही प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कहाँ बराबर होगी। तो बस जानिएगा कि जो A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 होता है, तो जो रेखाएं होती हैं ये प्रतिच्छेदी होती हैं। हमारा दूसरा हो गया। और फिर इसी में तीसरा भी आता है कि जब मतलब देखिए यहाँ पर है सभी बराबर थी, यहाँ पर तो बराबर है ही नहीं है, तो हम चाहे C1 इक्वल C2 चाहे लिखे जाए मत लिखे, क्योंकि यह पहले ही बराबर नहीं है। लेकिन तीसरा कंडीशन में यह होता है कि ये दोनों बराबर तो होती हैं, लेकिन बस ये बराबर नहीं होता है, तो उसे विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि मैंने शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लास्ट आते आते मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब ये कैसे होता है। तो मतलब समझते समझते बहुत ही आसानी मतलब बाद में समझ में आता है। और आप अगर विशेष ध्यान अभी दे देंगे तो आपको अभी से किसी भी चीज़ की जो दिक्कत होगी वो नहीं होगी, तो आप इसे आराम से देखिएगा, ठीक। सॉरी, लाइट बंद कर, बाद में देखते हैं।